नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इशू हम डिस्कस करेंगे, एक द हिंदू का, बाकी 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स के। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मदर टंग से संबंधित, क्यों मदर टंग लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस क्लाइंट का, ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित। आज देश में ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की आवश्यकता है। फिर द हिंदू का ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या करने की आवश्यकता है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक कोट है, वर्च्यूज लाइज इन आवर पावर एंड सिमिलरली सो डज वाइस। सिंपल भाषा में बोलूं, गुण जो हैं वो पावर में लाई करते हैं और अवगुण भी पावर में लाई करते हैं। बिकॉज वेयर इट इज इन आवर पावर टू एक्ट, इट इज ऑल्सो इन आवर पावर नॉट टू एक्ट। एरिस्टोटल का ये कोट है। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। देखो, आप आईपीएस बने, कुछ सालों बाद आप एसपी बनोगे। जब आप एसपी बनोगे आप देखोगे कि डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है। अब देखो, आपके पास पावर है एक्ट करने की कि आप उस करप्शन को रोक सकते हो। आपके विभाग में जो भी एसएचओ वगैरह हैं उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो कि पैसे लेके आप काम करते हो, आरोपियों की, अपराधियों की मदद करते हो। लेकिन देखो, दूसरी तरफ आपके पास ये भी पावर है कि आप कुछ ना करो, कोई एक्शन ना लो और एसएचओ को बोलो कि भैया मेरा हिस्सा मुझे भेज दो। मतलब दोनों ऑप्शंस आपके पास में है, एक्ट करने की भी पावर है और इनएक्ट करने की भी पावर है। अब ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। एक्ट अगर आप करते हो तो मतलब आप अपने वर्च्यूज को शो करते हो। सर्विस में जो ट्रेनिंग करी, जिस वजह से आपने इस एग्जाम की तैयारी की कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, वो आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तो मतलब आप अपने अवगुण को शो करते हो, आप भी करप्शन में संलिप्त हो जाते हो। तो पावर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि एक्ट करो या फिर इनएक्ट करो, चॉइस आपके पास है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मदर टंग लैंग्वेजेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, 1999 में ना यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था कि 21 फरवरी का जो दिन है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, यूनेस्को को ये लगा पूरे वर्ल्ड में बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं। मतलब उनको बोलने वालों की संख्या या तो कम हो रही है या फिर लैंग्वेज ही पूरी एक्सटिंक्ट हो रही है, मर रही है। तो इस वजह से ये डिक्लेयर किया गया था 21 फरवरी का दिन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। और 2023 की इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की थीम क्या थी? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। अभी देखो क्या हो गया बहुत से देशों में, आप इंडिया में देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1-2 लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है। इवन एजुकेशन में भी, जैसे इंग्लिश का बोलबाला आजकल काफ़ी ज़्यादा है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश में एजुकेशन हासिल जब करेगा तो वो आगे निकलेगा, वर्ल्ड में दूसरे बच्चों का मुकाबला कर सकेगा। इसलिए मदर टंग लैंग्वेज पर तो फोकस ही नहीं किया जाता, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन देखो, जो मदर टंग लैंग्वेजेस है ना, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये बात हालांकि लास्ट में आएगी, मैं अभी आपको बताता हूं। मदर टंग लैंग्वेज ना एक प्रकार से आई साइट के समान है। मतलब मदर टंग लैंग्वेज की सहायता से हम दूसरी लैंग्वेजेस सीखते हैं। तो जब आई साइट ही वीक हो जाएगी तो बाकी लैंग्वेजेस हम कैसे सीखेंगे? मतलब आई साइट मजबूत होनी चाहिए। मदर टंग लैंग्वेज इज लाइक आई साइट, हमारी आंखों की पावर है। मदर टंग लैंग्वेज में कोई भी पर्सन जो है ना, वो अपनी इनर मोस्ट जो थॉट्स होते हैं ना, उनको व्यक्त करता है। मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं 1 मिनट में। एक बार क्या हुआ, अकबर के दरबार में ना एक पर्सन आया, बहुत बड़ा विद्वान था। उसने अकबर को बोला कि मुझे ना 100 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, लेकिन मेरा आपको ये चैलेंज है, आप ये बताइए कि मेरी मदर टंग लैंग्वेज क्या है। तो सारे हैरान हो गए। उसने 100 की 100 लैंग्वेजेस बोल के दिखाई और बिल्कुल परफेक्टनेस के साथ में। पता लगाना मुश्किल था कि उस पर्सन की मदर टंग लैंग्वेज यानी मातृभाषा क्या थी। बात आई बीरबल पे, जैसा हमेशा होता है स्टोरीज में दिखाया जाता है। तो बीरबल ने 1 दिन का समय मांगा और अगले दिन दरबार में क्या किया, उस पर्सन के ऊपर ना एकदम से सांप छोड़ दिया। और जैसे ही सांप छोड़ा ना, वो पर्सन डर गया और डरने के बाद में
उससे जो भी निकला ना, जैसे हम बोलते नहीं हे भगवान, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग बोलते हैं या अल्लाह, तो उसने भी अपनी ना बिल्कुल मातृभाषा में कुछ डर कर बोला और बीरबल ने उसी समय पहचान लिया कि इसकी मातृभाषा ये है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इमोशंस व्यक्त करने होते हैं, तो हम मदर टंग लैंग्वेज में व्यक्त करते हैं। इनर मोस्ट जो थॉट्स होते हैं वो निकल के आते हैं मदर टंग लैंग्वेज में। लेकिन देखो आज सिचुएशन ये है, पूरे वर्ल्ड में 40% स्पीकर्स ऐसे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती अपनी मदर टंग लैंग्वेज में, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन का थ्रेट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमारे देश में इंग्लिश का बोलबाला है, कुछ देशों में, अफ्रीका के देशों में स्पेनिश या फिर फ्रेंच ये लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से मदर टंग लैंग्वेजेस पे थ्रेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यूनेस्को ने भी कंसर्न्स इस पर व्यक्त किए कि एजुकेशन देखो जब मल्टीलिंगुअल होती है ना, अलग अलग भाषाओं में होती है, तो बच्चों की लिटरेसी स्किल्स इंप्रूव होती है, बच्चे ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाते हैं, बच्चों को फ़ायदा होता है, उनका दिमाग अच्छे से डेवलप होता है। और भारत की तो बात ही क्या करें, भारत आपको पता है महान देश रहा है और पास्ट में अनेकों लैंग्वेजेस, हजारों लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती थी, आज भी बोली जाती हैं। लेकिन अफसोस धीरे धीरे कुछ लैंग्वेजेस, कुछ डायलेक्ट्स यानी बोलियाँ लुप्त हो रही हैं। और आज़ादी का वैसे अमृतकाल चल रहा है, मतलब हम उस काल में आ गए हैं कि आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और सरकार ने लक्ष्य रखा है 75 से 100 साल के बीच में हम बहुत डेवलपमेंट लेके आएंगे। लेकिन डिक्लाइनिंग लैंग्वेजेस पे सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही है। अभी भी कॉलोनियल लिगेसी की छाप, कॉलोनियल लिगेसी देखने को मिलती है देश में। इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस होता है और लोकल लैंग्वेजेस पे फोकस कम होता है। जबकि देखो दूसरे देशों का एग्जाम्पल देखिए, चीन का एग्जाम्पल, जापान का एग्जाम्पल, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल, किस प्रकार से वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, वैसे देखो आज के समय में ना स्कूलों में आप देखोगे ज़्यादा प्राइमेसी इंग्लिश को दी जाती है और मदर टंग लैंग्वेज सिखाई जाती है एज ए सेकेंड लैंग्वेज या फिर थर्ड लैंग्वेज। और एक बात ना साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, जो बच्चे अपने मदर टंग लैंग्वेज में सीखते हैं ना वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं कंसेप्ट्स। सरकार अभी कोशिश तो कर रही है कि जो टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन ये ना उतना फास्ट अभी नहीं चल रहा है। अभी आएंगे हम उन चीज़ों पर कि सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं मदर टंग लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। लेकिन फिलहाल तो देखो हम कह सकते हैं ज़्यादातर जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ना वो इंग्लिश तक ही सीमित हैं, इंग्लिश के बच्चों के लिए ही एक्सक्लूसिव हैं। AICTC ने 2022 में एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें 83,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उनसे पूछा गया था कि क्या आपको इंजीनियरिंग मदर टंग लैंग्वेज में अगर पढ़ाया जाए तो आप पसंद करोगे। तो 44% स्टूडेंट्स ने कहा था कि हाँ हमें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा अगर इंजीनियरिंग मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है तो। बट देखो इंग्लिश जो है वो रुकावट है। इंग्लिश देखो जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश को ही प्राइमेसी दी जाए और इंग्लिश के चक्कर में बाकी लैंग्वेजेस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये डिबेट नहीं चलनी चाहिए कि या इंग्लिश या हिंदी, ये मतलब ना बाइनरी नहीं होना चाहिए, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों को साथ लेके चलो। इंग्लिश का फ़ायदा देखो ये है कि पूरे वर्ल्ड में ना एक बहुत बड़ा लिटरेचर इंग्लिश में है, इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स हैं फिलहाल के लिए। तो ऐसी भी मतलब जिद्दीपन नहीं होना चाहिए कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे या फिर दूसरी मदर टंग लैंग्वेज पढ़ेंगे जैसे कन्नड़, मराठी, दोनों को साथ लेके चलो। आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज भी सहेज के रखो और इंग्लिश आज के वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के कारण जरूरी है तो वो भी लेके चलो। अब राइटर कुछ स्टेप्स बताते हैं, मतलब कुछ प्रोविजंस बताते हैं। जैसे भारत के संविधान के आर्टिकल 350A में साफ तौर पर बोला गया है कि हर एक स्टेट प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करे मदर टंग लैंग्वेज में। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी यही बोला गया कि प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी लेवल से ही मदर टंग में एजुकेशन शुरुआत हो जानी चाहिए। इससे फ़ायदा होगा देश के लाखों करोड़ों जो गरीब परिवारों के लोग हैं, रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको। और वैसे देखो AICTE ने हाल ही में डिसीजन लिया था कि BTech प्रोग्राम को प्रोवाइड किया जाएगा 11 नेटिव लैंग्वेजेस में। UGC ने भी अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर्स और CMs को खत लिखा कि आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ना उसे मदर टंग में प्रोवाइड कीजिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने ये कहा
कि 13 लैंग्वेजेस में हम पेपर देंगे। अभी जैसे जो पेपर कंडक्ट करती है एसएससी, वो हिंदी और इंग्लिश में होता है, इसे 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा एसएससी के द्वारा। हो सकता है कि आने वाले समय में यूपीएससी भी कुछ इसी प्रकार का फैसला ले। अभी जो पेपर हिंदी इंग्लिश में होता है, साइड में मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, हो सकता है कि इन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेशन दिया हो। लेकिन ऐसा ना हो जाए जैसे हिंदी वाले बच्चे, उनकी शिकायत हमेशा रहती है कि ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होता यूपीएससी का, तो पता लगे कि बाकी लैंग्वेजेस में भी जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो भी उतना ही खराब हो। अब लास्ट में वे अहेड में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो कुछ चीज़ों को लेके ना सरकार को ना ज़्यादा इंटेंस एक्शन लेने की आवश्यकता है। जैसे अभी भी ना ज़्यादातर लिटरेचर इंग्लिश में है, हिंदी में है, मतलब ज़्यादा तो इंग्लिश में ही है, तो उसे लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाना ज़रूरी है। और इसके लिए ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा सकता है। अब तो देखो वो चैट बोट आ गया, एकदम से कुछ लिखते हैं वो सारा कुछ आंसर आ जाता है। जब इतनी बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपलब्ध है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट को, लिटरेचर को कन्वर्ट करने के लिए। और देखो सभी स्टेक होल्डर्स को ना मिल के काम करना होगा अगर हम मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे पॉलिसी मेकर्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टीचर्स, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, सबको मिल के काम करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मदर टंग लैंग्वेज से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 1 में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है ना, वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। आजकल यूपीएससी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेती है, मतलब आपको लगेगा कि ये तो जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन उसको इंटरलिंक करके जीएस पेपर 1 में यूपीएससी पूछ लेती है क्योंकि हिस्ट्री से भी संबंधित है ये। ऐसा मैंने एक टॉपिक का एग्जांपल दिया, जैसे अर्बन फ्लड्स हैं। अर्बन फ्लड्स यूपीएससी ने जीएस पेपर 3 में भी पूछा है, जीएस पेपर 1 में भी पूछा है। क्या कंटेस्ट है? देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जब 1960s में आया ना, बहुत सारे फायदे हुए और आज भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की आवश्यकता है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन 1 में जो कमियां रह गई या फिर जो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला ना कुछ चीज़ों पर, उसको अवॉइड करने की आवश्यकता है। बैकग्राउंड की बात करें, देश आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 से लेकर 1960 के बीच में फूड ग्रेन की भारी कमी इंडिया में, मतलब फूड ग्रेन्स के मामले में इंडिया उस समय सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। आज़ादी से पहले बहुत सारे फैमीन इंडिया में आए, बहुत बार अकाल पड़ा। 1943 में बंगाल में फैमीन आया, लाखों लोगों की डेथ हो गई उस समय भूख की वजह से। फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं थे और ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज भी जिम्मेदार थी। उन्होंने ज़्यादा दिल से तो देखो कोशिश ही नहीं की कि बंगाल में अनाज पहुंचाया जाए। लेकिन आज़ादी के बाद ये दिक्कत ख़त्म नहीं हुई, अनाज की कमी। आपको याद होगा, बार बार हमने डिस्कस भी किया है, यूएस का एक प्रोग्राम था PL 480, जिसमें वो डेवलपिंग कंट्रीज की, गरीब देशों की मदद किया करते थे फूड ग्रेन देकर। तो इंडिया ने उस प्रोग्राम के तहत यूएसए से अनाज लिया, लेकिन ना यूएसए इंडिया को काफ़ी तरसाता था। जैसे एक शिप भेज दिया अनाज का, फिर बोला कि आप वियतनाम इशू पर अपना स्टैंड चेंज कीजिए। वियतनाम वार उस समय चल रहा था, यूएसए इंडिया की मदद चाहता था, तो इंडिया ने मना कर दिया था। तो शिप्स जो थे फूड ग्रेन्स के काफ़ी देर से भेजे जा रहे थे, जबकि इंडिया में बहुत आवश्यकता थी फूड ग्रेन्स की। सिचुएशन उस समय यह थी कि एक यूएसए का शिप फूड ग्रेन लेकर इंडिया के पोर्ट पर आता ना, वो फ्रंट पेज पे आता था कि यूएसए का जो शिप है फूड ग्रेन लेकर पहुंचा मुंबई पोर्ट पर। सोच के देखिए, इतनी बड़ी न्यूज़ ये बनती थी क्योंकि अनाज की कमी थी हमारे देश में। बट देखो 1960s में आया ग्रीन रेवोल्यूशन और अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, देखो हरित क्रांति में ना काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, जैसे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स जिनकी सहायता से कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं जो फसलों को ख़राब करते हैं, फर्टिलाइजर्स जिनसे फसल की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़, नहरों के नए जाल बिछे ताकि पानी अवेलेबल हो सिंचाई के लिए, मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, मतलब अच्छे अच्छे फार्म टूल्स लेटेस्ट वाले जिनकी सहायता से खेती करना और आसान हो गया। और सबसे लास्ट में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल हुआ, ऐसे सीड्स जिनसे पैदावार ज़्यादा होती है, जिनसे यील्ड बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें हुई ग्रीन रेवोल्यूशन में, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकला। ये सारे फायदे हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के। फार्मिंग के अंदर आने वाला एरिया इंक्रीज हो गया,
डबल क्रॉपिंग होने लगी। पहले जैसे एक साल में सिर्फ एक फसल उगाई जाती थी, अब 2 फसलें उगाई जाने लगी एक बड़े एरिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में। इन जगहों पर हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को अडोप्ट किया गया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बढ़ा, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ा, जिनसे फसलों का नुकसान कम हो गया और पैदावार इंक्रीज हुई, इरिगेशनल फैसिलिटीज इंप्रूव हुई और क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का। मतलब सीधी सीधी बात करें तो फूड ग्रेन्स के मामले में इंडिया देखो सेल्फ सफिशिएंट हो गया। पहले जो यूएसए या दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था ना, वो डिपेंडेंसी खत्म कर दी ग्रीन रेवोल्यूशन ने। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। इतना बड़ा देश, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वाला, और फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट। उसके बाद देखो क्रिटिसिज्म भी काफ़ी होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। सबसे पहला वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। अब देखो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ये जो राज्य हैं ना, वीट के लिए सूटेबल थे, लेकिन इन राज्यों को पुश किया गया कि आप धान भी उगाइए। पुश करने का मतलब उनको ज़्यादा बढ़िया एमएसपी दिया गया धान पर। यहाँ पर नहरों का जाल अच्छा था, पानी अच्छे से अवेलेबल था, ग्राउंड वाटर भी, तो इनको बोला गया कि आप उगाइए। तो यहाँ पे राइस भी, मतलब धान की खेती भी होना स्टार्ट हुई। बट देखो 1 किलोग्राम राइस को प्रोड्यूस करने के लिए ना 3500 लीटर पानी यूज होता है आज के समय में। कितना ज़्यादा पानी यूज होता है राइस को उगाने में। और जबकि देखो बहुत सारा राइस तो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक प्रकार से फ्री में उन्हें हम इतना ज़्यादा पानी दे रहे हैं। जबकि देखो राइस के लिए सूटेबल एरिया था ईस्टर्न इंडिया का, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बट वो एरियाज रेन फेड थे, इस वजह से उनको ज़्यादा पुश नहीं किया गया कि आप धान उगाइए, क्योंकि उस समय आपको पता है सिचुएशन खराब थी। इन चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था कि पानी ज़्यादा यूज हो रहा है, पानी खत्म हो जाएगा। उस समय तो लोग, मतलब भूख की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो सरकार का मेन मकसद यही था कैसे ना कैसे करके ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस किए जाएं, कहीं पर भी हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, ईस्ट इंडिया में हो, कहीं पर भी हो। अब देखो पंजाब का एग्जाम्पल दिया जाता है। पंजाब ना एक साल में 28 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और रिचार्ज होता है सिर्फ 19 BCM, यानी 19 बिलियन क्यूबिक मीटर। बाकी तो देखो रिचार्ज हुआ ही नहीं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। अब आज के समय में पंजाब में सिचुएशन ये आ गई है कि पानी ग्राउंड, मतलब नीचे से पानी निकालने के लिए और ज़्यादा गहरा खोदना पड़ रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी खत्म ही हो जाएगा। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है ग्रीन रेवोल्यूशन का कि सोच समझ के क्रॉप्स नहीं पुश की गई अलग अलग एरियाज में। अब इम्बैलेंस्ड एंड अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन, ये वही बात है जो हमने डिस्कस किया। मतलब 2 पॉइंट्स अलग अलग हो गए कि एक तो पानी वाला कि पानी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। दूसरा इम्बैलेंस्ड एंड अनसूटेबल प्रोडक्शन, जैसे पंजाब, हरियाणा ये राइस के लिए अनसूटेबल थे, यहाँ पे राइस को पुश किया गया, और कायदे से वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, यहाँ पे राइस को पुश करना चाहिए था। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। अब देखो केमिकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से ना सोइल में जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है ना वो बह जाते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में जो सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो कम हो जाती है। एयर पोल्यूशन, आपको पता है स्टबल बर्निंग होती है, खास करके पंजाब में, हरियाणा में। क्या होता है इसमें देखो राइस की हार्वेस्टिंग के बाद में ना, धान की हार्वेस्टिंग के बाद में जब गेहूं को उगाने का समय आता है ना, तो राइस की यानी धान की हार्वेस्टिंग के बाद जो कचरा बचता है उसे जला दिया जाता है ताकि अगली फसल के लिए ज़मीन को तैयार किया जा सके। लेकिन बहुत ज़्यादा इससे पोल्यूशन होता है, और एनसीआर में खास करके धुएं का बादल आ जाता है सर्दियों में। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। पहले क्या होता था, देखो देश के अलग अलग इलाकों में ना लोकल वेराइटीज़ काफ़ी उगाई जाती थी। जैसे राइस की लोकल वेराइटीज़ पंजाब में तो उगाई नहीं जाती थी, जैसे केरला में अलग, वेस्ट बंगाल में अलग। तो इस प्रकार से ना वीट की, राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ उगाई जाती थी हमारे देश में। लेकिन जब से ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आई हैं ना सीड्स की, ज़्यादातर किसान वही उगाने लगे हैं क्योंकि इनसे पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन जो पुरानी डाइवर्सिटी थी ना सीड्स की, वो अब खत्म हो गई है। नेक्स्ट है हेल्थ इंपैक्ट। अब देखो इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है फसलों को उगाने में, तो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पर भी काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उनके नर्वस सिस्टम पर, इंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव और इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब सजेशंस की बात की जाती है। सजेशंस देखो इतने ज़्यादा यूनिक नहीं है, कॉमन से पॉइंट्स हैं। जैसे
क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ। राइस वगैरह की जो खेती है इसे आप मूव करो नॉर्थ इंडिया से ईस्टर्न स्टेट्स में, और नॉर्थ इंडिया में और ज़्यादा जो अच्छी अच्छी क्रॉप्स हैं उनको उगाओ। जैसे देखो मिलेट्स हो गए, लेंटिल्स हो गई यानी दालें हो गई, ये सब आप उगाओ नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में, और वीट के अलावा। सप्लाई साइड इंटरवेंशन, जैसे देखो ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। बोला था ना, सिंपल से पॉइंट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा यूनिक पॉइंट्स नहीं है। क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स को आप ज़्यादा प्रमोट करो। मतलब एक ना खेती ऐसे होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो। जैसे पंजाब में पानी ज़्यादा निकाला जा रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है। खेती इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होनी चाहिए, ना ज़्यादा इकोलॉजी प्रभावित हो, ना ज़्यादा पोल्यूशन हो, ऐसी खेती होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। एक्सटेंशन सर्विसेज, मतलब किसानों को अवेयर करने के लिए ज़्यादा बढ़िया से सर्विसेज चलाई जाएं ताकि किसान अवेयर हों और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें। नीड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, रिफॉर्म्स के साथ, मतलब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स अब आने चाहिए, और खेती इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होनी चाहिए, क्लाइमेट रिजिलियंट होनी चाहिए। कि क्लाइमेट चेंज अब हो रहा है, इसका प्रभाव खेती पर भी देखने को मिला है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अडेप्ट करने की आवश्यकता है क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव प्रभावों से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद तीसरा आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी लॉ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, आज के समय में वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी का लॉस काफ़ी तेजी से हो रहा है। पेड़ों को काटा जा रहा है, मतलब फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, जबकि दूसरी जो वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज हैं जैसे एनिमल्स हैं वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। और वर्ल्ड के विभिन्न लीडर्स एकजुट हुए 19 दिसंबर 2022 को ये प्रण लिया गया, ये शपथ ली गई 128 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को ना सिर्फ रोका जाएगा बल्कि इसे रिवर्स किया जाएगा। एक स्पेसिफिक शपथ ली गई कि 2030 आते आते वर्ल्ड के 30% लैंड को कंजर्व किया जाएगा और वर्ल्ड के 30% ओशन का जो एरिया है ना उसे कंजर्व किया जाएगा। ये प्लेज है 30x30 प्लेज। प्री में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया की बात करें, इंडिया में देखो टोटल पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट 17-18 पॉपुलेशन इंडिया में है, ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें। इसके अलावा वर्ल्ड में जितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ना, और उन हॉटस्पॉट्स का जितना एरिया है उसमें से 17% एरिया तो इंडिया में है। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। तो बायोडाइवर्सिटी को अगर प्रोटेक्ट करना है ना पूरे वर्ल्ड में, तो इस दिशा में इंडिया काफ़ी अहम हो जाता है। और भारत सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे देखो 2023 के बजट में एक वर्ड मेंशन किया गया, ग्रीन ग्रोथ। मतलब 7 सबट्रीसीज यानी 7 प्रायोरिटीज की जो बात की गई ना, उनमें से एक है ग्रीन ग्रोथ। इस बार के यूनियन बजट 2023 की हम बात कर रहे हैं। सरकार ने यह बोला कि हमारा मकसद ये है जो बायोलॉजिकल वेल्थ है ना देश की, जैसे सोइल्स, लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के लॉस को प्रोटेक्ट करके इन सबको कंजर्व किया जाए। और मिशंस की बात करें, एक नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है। इसका मकसद है फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना। एक और अगला मिशन है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मकसद ये है वो कंपनीज जो देखो इस प्रकार से काम करती हैं जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होता है, मतलब उनका जो काम होता है वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो ऐसी कंपनीज को इंसेंटिव देने का काम करता है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। जैसे देखो इसको आप लिंक कर सकते हो कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम से, मतलब जो कंपनीज कम कार्बन को एमिट करती हैं उन्हें इंसेंटिव दे दिया, उन्हें कार्बन क्रेडिट दे दिया जिसे वो बेच सकती हैं दूसरी कंपनीज को। अगले मिशन की बात की गई है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजाइल इनकम। इसका मकसद ये है हमारे देश में जो मैंग्रोव का एरिया है उसे प्रोटेक्ट करना। मैंग्रोव्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। यूपीएससी ने देखो क्वेश्चन भी पूछा था कि मैंग्रोव से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इवन साइक्लोन तक की जो इंटेंसिटी है उसे कम कर देते हैं मैंग्रोव्स। अगले मिशन की बात की गई है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका मकसद ये है देश में खेती में जो सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है ना उसे कम करना। नेक्स्ट प्रोग्राम है अमृत धरोहर प्रोग्राम। अमृत धरोहर प्रोग्राम का मकसद ये है वेटलैंड्स
का ऑप्टिमल यूज हो, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को इन्हेंस किया जाए, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज को यूज किया जाए और लोकल कम्युनिटीज के लिए इनकम जनरेशन के जो साधन है उसे इंक्रीज किए जाएं। ये है अमृत धरोहर प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम्स आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। अब लास्ट में देखो कुछ सजेशंस हैं। सजेशंस जैसे कि देखो, जो इस प्रकार से सरकार बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है ना, एविडेंस बेस्ड इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। मतलब सरकार जो कर रही है ना, उसका एविडेंस होना चाहिए कि हाँ, इस स्टेप लेने से चीजें इंप्रूव होगी, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी। ऐसा एविडेंस बेस्ड इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि जो कुछ हो सबूत के साथ में हो, ऑडिटिंग हो प्रॉपर कि सरकार ने जो स्टेप लिए हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस को प्रोटेक्ट करने में वो कितने सही साबित हुए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सजेशन ये है, मॉडर्न अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाए। जैसे देखो, जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, इसके काफी सारे एस्पेक्ट होते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट भी होते हैं। जैसे जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल हैं, बायोडाइवर्सिटी ना उनके लिए कल्चरली काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम भी इवन पेड़ वगैरह की पूजा करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो अलग अलग धर्मों में काफी पवित्र माने जाते हैं। तो एक कल्चरल एस्पेक्ट होता है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी का। जैसे बहुत से लोग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, उनसे उनका रोजी रोटी चलती है। तो ना मॉडर्न अप्रोचेज ऐसी होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखें। कल्चरल एस्पेक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी का, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। काफी बार ना काफी एक्सट्रीम स्टेप ले लिए जाते हैं, जैसे यहां पे इस एरिया में कोई भी एंटर नहीं करेगा, जबकि देखो लोकल लोग उस एरिया को यूज कर रहे थे अपना जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। तो ये जो एक्सट्रीम स्टेप है ना, जो वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में नहीं रखते, इससे बायोडाइवर्सिटी फिर प्रोटेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट है, पानी के यूज को कम किया जाए। जैसे पिछले ही आर्टिकल में हमने डिस्कस किया, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है ना, जो ज्यादा पानी को यूज करती हैं, ऐसी क्रॉप्स को कम उगाया जाए और वहीं पे उगाया जाए जहां पे ज्यादा पानी अवेलेबल हो, और पानी की रिसाइकलिंग पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट है, ग्रीन इंडिया मिशन देखो इस प्रकार से होना चाहिए कि ना इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे फोकस ज्यादा हो बजाय कि नए पेड़ उगाने पे। मतलब अभी जो देश में इकोलॉजी है ना, जो फॉरेस्ट का एरिया है, आप उसको रिस्टोर करो। क्योंकि देखो नए पेड़ आप उगाओगे ना, वो नया पेड़ जो है वो पेड़ तो बन जाएंगे, एक साथ आपने 100 पेड़ उगा दिए, वो जंगल कभी नहीं बनेगा, वहां पे वाइल्ड लाइफ कभी नहीं आएगी। बहुत मुश्किल होता है एक जंगल को बनाना। तो ऑलरेडी जो फॉरेस्ट का एरिया है ना, उसे रिस्टोर करने पे ज्यादा फोकस करो। और नए पेड़ अगर उगाने भी हैं तो लोकल मतलब रिसर्च के आधार पर उगाओ कि सोइल कैसी है, वो सब चीजें ध्यान में रखो। अदरवाइज देखो ऐसे मत चलो, ऐसे तो मतलब पेड़ उगा दिए, प्लांटेशन कर दी सिर्फ, बाद में वहां पे वो पेड़ सर्वाइव कर पाए ना कर पाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये क्रिटिसिज्म है वैसे कि दिखाने के लिए कई बार एक जगह पे बहुत सारे सेम पेड़ उगा दिए जाते हैं, डाइवर्सिटी का कुछ ख्याल नहीं रखा जाता, बाद में वो पेड़ लंबे समय तक वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते। और सबसे लास्ट में ये बोला जाता है कि देखो जो ये सारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ना, लोकल और नोमैडिक जो कम्युनिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। और जो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे पास्ट में सदियों से मतलब लोकल प्रैक्टिसेस होती हैं कई बार की, ये किया जाए तो लोकल जंगलों को बचाया जा सकता है, लोकल पेड़ों को बचाया जा सकता है। तो पुरानी जो नॉलेज या फिर प्रैक्टिसेस है ना, उसे इग्नोर ना किया जाए। सदियों की हमारी पूर्वजों की जो नॉलेज है ना, बड़े काम की चीज है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2004 में ना सुनामी लहरें आई थी। एक ट्राइब जो पहले निचले एरिया में रहती थी, बट उनके पूर्वजों ने ना सदियों से उन्हें एक नॉलेज दी हुई थी कि जब भी समुद्र में पानी का लेवल थोड़ा पीछे जाए ना, सुनामी लहरें आपको पता है कैसे आती हैं, पहले समुद्र में पानी का लेवल थोड़ा कम होता है और फिर एकदम से वेव आती है। तो पूर्वजों ने उनके सिखाया हुआ था कि जब समुद्र में पानी का लेवल एकदम से पीछे जाए ना, तो आप पहाड़ के ऊपर चले जाओ। और वो ट्राइब पहाड़ के ऊपर चली गई और सुनामी से बच पाई। तो ट्रेडिशनल और जो नॉलेज है ना, बहुत काम की होती है, इसे यूज में लाया जाए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।